नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। बात कर रहे हैं हम हिंदुस्तान की। वर्ष 2019 का आगाज, इसके साथ साथ देश में एक बड़ी बहस, केवल इसलिए कि देश का कौन होगा सत्तानशी। ये अलग बात है कि आम जनता अब सोचती क्या है और होता क्या है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है। लाखों की भीड़ जमा हो रही है या जमा की जा रही है। अपने दल बल को दिखाने के लिए हर दल के प्रमुख के द्वारा जनता के बीच में वादे रूपी पासे फेंके जा रहे हैं। पासे में अंक नहीं हैं, मुद्दे हैं। अब यूं लगता है कि इस देश में पार्टियों के मुद्दे ही हवा में तैर रहे हों। चलते चलते पता नहीं कब किस मुद्दे से आप टकरा जाएं और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस मुद्दे की पैकेजिंग बहुत लुभावनी है और आप उस तड़क भड़क वाली पैकेजिंग के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं या फिर उसकी परतें खोलने की कोशिश करते हैं। अक्सर यही मुद्दे राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र का रूप ले लेते हैं। आज कांग्रेस ने अपने चुनावी समर में लड़ने के लिए अपना लिखित शस्त्र यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। देखते हैं क्या है इसमें। खास चर्चा शुरू करने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव के समय राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं। समारोह कर घोषणा पत्र जारी किया जाता है। मतदाताओं को बताया जाता है पार्टी सत्ता में आई तो 5 साल में जनहित के क्या क्या काम करेगी। लोकतंत्र में एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करना राजनीतिक मजबूरी हो गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार कहा था कि घोषणा पत्र केवल कागज के टुकड़े साबित होते हैं। ये बयान उन्होंने आर्थिक सुधारों के संदर्भ में चुनावी मुद्दे नामक सेमिनार में दिया था। राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र को गंभीरता से न लेने की प्रवृत्ति पर भी उन्होंने चिंता जताई। वैसे पार्टी का पत्र यूं ही चलते फिरते तैयार नहीं किया जाता। इसके लिए पार्टी बाकायदा घोषणा पत्र समिति का गठन करती है। इसकी बैठक होती है। राज्य की सारी परिस्थितियां, जनता के मूड आदि पर गंभीर विचार विमर्श किया जाता है और फिर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। ज्यादा लोग भले घोषणा पत्र न पढ़ते हों, लेकिन पार्टी चुनाव सभाओं में जनता को बताती चलती है कि वो सत्ता में आई तो 5 वर्षों में क्या क्या काम करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता ये जानना चाहती है कि कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जनहित में क्या क्या काम करेगी, भले उसे ये न मालूम हो कि वो ये सब किसी घोषणा पत्र में लिखित है। बोलचाल की भाषा में इस तरह बताते चलने को पार्टी का वायदा कहा जाता है और सत्ता में आने पर अगर कोई पार्टी इन वायदों को पूरा न करे तो इसे पार्टी का वादा खिलाफी कहा जाता है। अगले चुनाव तक बीच बीच में प्रतिपक्ष वायदा खिलाफी का आरोप लगाते चलते हैं। विपक्ष अपने कार्यक्रमों में, सभाओं में सत्तारूढ़ दल पर वादा खिलाफी को लेकर आक्रामक भी होते हैं। यह राजनीतिक कर्म है। हर पार्टी ऐसा ही करती है। क्या घोषणा पत्र रद्दी कागज का टुकड़ा बन जाता है? यह गंभीर प्रश्न है। मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस चुप्पी का क्या अर्थ लगाया जाए कि राजनीतिक दल की स्वीकृति है इस कथन पर? अर्थात राजनीतिक दल मानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जनता को मोहने के लिए है। जनता का वोट चाहिए, इसलिए मन भावन वायदे कर दिए गए, सत्ता में आए फिर लिखे को मिटा दिया। बहरहाल चुनाव घोषणा पत्र केवल रस्म अदायगी तो है नहीं, ना ही कोई कर्म कांड है। ये जरूरी दस्तावेज होता है। जो दल सत्ता में आता है उस पर अपने घोषणा पत्र को लागू करने की जवाबदारी आ जाती है। कुछ राजनीतिक दलों में बाकायदा घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति का गठन भी किया जाता है। मतलब ये समिति पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ती है, समझती है और एक एक बिंदु पर ध्यान देती है। सरकार घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में क्या कर रही है? घोषणा पत्र के कितने बिंदु एक साल में पूरे किए गए, साल में क्या क्या किया गया और जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जाता है, मतलब चुनाव वर्ष पास आते जाता है, घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति अपना काम तेज करने लगती है और सरकार को आवश्यक निर्देश देती रहती है। कभी कभी मीडिया पर भी इस तरह के निर्देश की जानकारी आती है कि घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने सरकार से क्या क्या कहा, क्या क्या निर्देश दिए।
मतलब कोई भी दल जो सत्ता में आता है वो चुनाव घोषणा पत्र में लिखे वायदों को हल्के से नहीं लेता। ये अलग बात है कि उन्हें अथवा उनसे कुछ को पूरा न करने के लिए सत्तारूढ़ दल बहाने खोज लेता है। ये भी एक राजनीतिक चतुराई है। राजनीति तो जो कर्म करती है उसका ढंढोरा पीटती है जनता को आकर्षित करने के लिए। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र हम निभाएंगे जारी कर दिया है। आइए इस घोषणा पत्र की तह में जाकर देखें क्या है कुछ इसमें। तो आपने देखी एक रिपोर्ट, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और हर बार जनता एक उम्मीद के साथ उन घोषणा पत्रों के बीच में बहती रहती है। कहते हैं कि ना उठी दुरुस्त होकर न मरी की जान छूटे, ना उठी दुरुस्त होकर न मरी की जान छूटे, ताउम्र खांसती रही बुढ़िया उम्मीद की। क्योंकि देश की जनता राजनीतिक दलों से हर बार उम्मीद लिए बैठी रहती है, हर बार ये सोचती है कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ नई सोच के साथ राजनीतिक दल आएंगे, नई सोच के साथ नए घोषणा पत्र आएंगे। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजशास्त्री प्रोफेसर राजीव गुप्ता और साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। राजीव सर, आपका भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है। हमारे श्याम सुंदर जी का भी हम स्वागत करते हैं। सर, आज श्याम सुंदर जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आज आ चुका, आपने पढ़ा होगा। क्या ऐसा कुछ लगा आपको उसमें खास कि वाकई में ये घोषणा पत्र है? 56 या 57 पेज का घोषणा पत्र था। देखिए अतुल जी, आज सत्ता में आने के लिए कांग्रेस लालायित है और इसलिए आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार से किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ गए। तो आज राहुल गांधी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वही गरीबों को किस प्रकार से साधा जाए और उन्होंने 72,000 रुपए आपको देने की बात की है, जो न्याय का अधिकार वाली बात कर रहे हैं कि हर एक को 72,000 रुपए देंगे हम, मिनिमम आय देने की बात। सबसे पहली बहुत है किसानों को कर्जा माफ करने की बात फिर कह रहे हैं वो, और ये भी कह रहे हैं कि अगर कर्जा नहीं चुका पाता है तो उसे आपराधिक प्रवृत्ति का केस दर्ज नहीं किया जाएगा, सामान्य रूप से रखा जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य में सरकारी अस्पताल को किस प्रकार से अच्छी तरह से सुविधाएं दे और किस प्रकार से हो, तो वो कह रहे हैं। शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कर रहे हैं। रोजगार में कह रहे हैं कि जो नरेगा चल रहा है उसे अब तक 100 देते थे, अब 150 दिन का रोजगार देने की हम घोषणा करते हैं। अब जिस प्रकार से घोषणा ही की है उस प्रकार से बजट, आर्थिक स्थिति क्या हमारे देश की रहेगी नहीं रहेगी बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अधिकांश लोगों को, बेरोजगारों को, किसानों को और मजदूरों को जिस प्रकार का घोषणा की है, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी को आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस देने की स्थिति में आएगी। श्याम जी, एक चीज जो हमने अभी श्याम जी, अगर अभी हमने हमारे एक रिपोर्ट में ये कहा था कि एक जज ने ये कहा कि घोषणा पत्र मात्र कागज के टुकड़े हैं। क्या आपको लगता है कि देश की जनता इन घोषणा पत्रों पे इतना विचार करती? लेकिन अतुल जी, ये तो बात है कि आपने विधानसभा का जब चुनाव देखा और जिस प्रकार से घोषणा की थी कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, उसका परिणाम कांग्रेस को मिला। और वही देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस अभी स्थिति में ऐसी में नहीं है कि मुकाबला किस प्रकार से करे बीजेपी का और एनडीए का, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने आज चल करके सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया और अपनी मन स्थिति जो करना चाहती है वो जाके बता दिया। तो निश्चित रूप से जब नीचे कार्यकर्ता इनका लेके जाएगा तो वोटों पर तो प्रभाव डालेगा, क्योंकि आज की स्थिति में ये 4-5 पहलू ऐसे हैं जो कि आम व्यक्ति को राहत देने की स्थिति पैदा करते हैं। और आम व्यक्ति जब राहत देने की बात सुनता है तो सोचता है कि मुझे तो कुछ मिलेगा ही, लेकिन घोषणा पत्र में बजट प्रावधान क्या होगा ये व्यवस्था नहीं अभी तक दे पाई है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे। हमने विधानसभा के चुनाव से पहले जो घोषणा की थी वो हमने लागू की है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो स्टॉक राहुल गांधी ने खेला है आज और जो घोषणा पत्र में घोषणा की है, उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है सत्ताधारी पार्टी को खलबली मची है। इसी का परिणाम है कि आज उनके वित्त मंत्री जी को आना पड़ा कहने के लिए कि भाई जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हम जो सीआरपीसी के एक्ट में परिवर्तन कर देंगे,
जो हमने पैरामीट्रिक पर्स को लगा रखा था कि बिना सरकार की अनुमति के कोई केस दर्ज नहीं कर सकेगा, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि केस दर्ज हो पाएगा और राष्ट्रविरोधी वाला कानून हटाने की बात हो रही है। श्याम सर, एक चीज पर और आ जाना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरीके से मीडिया का उल्लेख भी किया गया है इसमें, क्योंकि आपसे बात कर लेता हूं, आप बहुत करीबी रूप से इस मीडिया को जानते हैं। एक लाइन जो मैं देख पा रहा हूं, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर बात की गई है, जिसमें लिखा गया है कि हाल के दिनों में मीडिया के कुछ हिस्से ने तो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है और इससे उनकी आत्मसमर्पण किया है मीडिया ने। और एक चीज और लिखी है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे और सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ रक्षा करने वालों की रक्षा करने की वायदा करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये वाकई में अगर कांग्रेस आती है, इनके घोषणा पत्र में लिखा है, तो ये पार्टियां क्या अपने हिसाब से मीडिया को नहीं चलाती? देखिएगा कि अब ये बात तो सही है कि आज मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने एक कोकस सा बना लिया है, मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया। जब मीडिया हाउस ही उनके कब्जे में हो गया तो जो पत्रकार उसमें काम करेगा वो स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर पाएगा? वो तो वही नीति अपनाएगा जो उसका मालिक कहेगा या उसका मीडिया हाउस कहेगा, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार का तो वहाँ रोल अदा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो नौकरी मात्र करता है। अब ये जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता को वो करेंगे, अभी तो क्योंकि सत्ता में आने के बाद किस प्रकार की स्थिति बनती है, आपके पक्ष में किस प्रकार का माहौल होता है और आप क्या करना चाहते हैं, वो तो सबको मालूम पड़ेगा। लेकिन क्या पार्लियामेंट में कानून ला करके ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये सब चीजें हैं, पहले भी कहा है, यहाँ राजस्थान में भी कहा है। तो आज मौजूदा स्थिति में राजस्थान में आगे तभी तो कानून यहाँ प्रदेश में नहीं बना, क्योंकि विधानसभा हो गई, अब आने भविष्य में बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का घोषणा पत्र में जो घोषणा की है, उसे एक चीज तो मिलती है कि स्वस्थ पत्रकारिता होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र का हित होगा, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, व्यक्ति विशेष के लिए अगर पत्रकारिता होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र का हित होता है। तो पत्रकार कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं होता, वो तो जो स्थितियां है उसको उजागर करता है, और वो उजागर नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो एक अन्याय हो रहा है गरीब के साथ, उसको भी अगर वो नहीं उठा पाएगा, नहीं कह पाएगा, तो क्या ये राजनीतिक दल जो अक्सर कहते हैं कि मीडिया जो है वो एक आईना है, तो इस आईने से इनको डर क्यों लगता है? देखिएगा, कुछ चीजें जब मीडिया खोल के रखता है और जब अगर किसी का समर्थित मीडिया हो जाता है तो वो सच्चाई को सामने लाने नहीं देना चाहते हैं। ये गलत परंपरा शुरू हुई है, ये इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुई थी और आज मोदी के जमाने में भी वही चीज हो रही है। तो अब अगर उनकी पार्टी ये कहती है कि हम आने वाले टाइम में पत्रकार को स्वतंत्रता देंगे और आने वाले टाइम में ऐसा कोई चीज नहीं उत्पन्न करेंगे जिससे कि पत्रकारिता सच्चाई को उजागर करने में भी खतरा है, ये एक अच्छी परंपरा मानी जानी चाहिए। यदि वो घोषणा पत्र में कहते हैं तो अच्छी बात है, इसमें राष्ट्र हित की बात है। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो घोषणा पत्र में रखी है उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसको बहुत जल्दबाजी में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि अब ये सब चीज घोषणा पत्र है खाली, क्योंकि इनको सबको पार्लियामेंट में ले जाने के लिए विधेयक लाना पड़ेगा, विधेयक में पारित कराना पड़ेगा, उसके बाद ये घोषणा पत्र की सच्चाई सामने आ पाएगी। क्योंकि आपका बहुमत इंडिपेंडेंट आते हो तो आप कुछ चीजें लागू कर पाओगे। अगर वही है कि आप समझौते वाली सरकार और कई दलों वाली सरकार बनी तो आप क्या लोकसभा में इसको पारित करा पाओगे संसद में? तो ये सारी चीजें हैं कि आपने घोषणा जरूर की है, घोषणा लोक लुभावनी है, वोट दिलाने वाली है, लेकिन ये धरातल पे उतर पाएगी नहीं उतर पाएगी, ये तो सत्ता में आने की बात है। और सत्ता भी अगर इंडिपेंडेंट आप इंडिपेंडेंट हो तो आप कुछ कर पाओगे। ये तो पार्लियामेंट में आपका जो भी लाओगे विधेयक गिर जाएगा। क्योंकि आज भी एनडीए का बिल पारित नहीं हो पा रहा 3 तलाक वाला, उसका कारण है कि आपका वहां पर बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में घोषणा पत्र बात अलग है और घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए संसद में जिस प्रकार का विधेयक लाके पारित कराने की बात आती है वो अलग है। चलिए, कहा जा सकता है। मैं आता हूं, आपसे जुड़ता हूं वापस। इस वक्त हमारे बीच में हमारे साथ धनंजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके पास जाने से पहले मैं समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक घोषणा पत्र में पंक्तियां पढ़ रहा था और वो पंक्तियां आप तक दोहराना चाहता हूं, क्योंकि समाजशास्त्र को बहुत आप अच्छी तरीके से समझते हैं और इस देश के समाजशास्त्र को जब ये घोषणा पत्र मिलता है, समाज के लोगों को जब ये घोषणा पत्र मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो इस घोषणा पत्र के साथ बहने की कोशिश करता है। लिखते हैं कि कांग्रेस देश के संविधान और संसाधनों पर आम जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना करेगी।
हमने ऐसा पहले भी किया है और हम इसे पुनः करेंगे। ये घोषणा पत्र की पंक्तियां हैं। क्या लगता है आपको समाजशास्त्र के हिसाब से? मुझे लगता है कि कांग्रेस को ठीक है, घोषणा पत्र आप जारी कर रहे हैं, ये आपके संकल्प हैं, ये भी कह सकते हैं जनता के सामने आप वायदे कर रहे हैं, लेकिन असल की बात तो ये है कि अब इन संकल्पों पर, घोषणा पत्रों पर, वायदों पर जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया है। क्योंकि जनता से अगर आप पूछेंगे ना तो जनता केवल मुस्कुरा करके रह जाएगी, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस तरह से 1991 के बाद में नई आर्थिक नीतियों की वजह से आपने देश के मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को जिस तरह से अपनी जिंदगी में संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया, और वो संघर्ष धीरे धीरे और तेज होता चला जा रहा है, उसे इन सब वायदों पर भरोसा नहीं रहा। और जहां तक रही बात कांग्रेस की कि आप पुनर्स्थापना करेंगे, आपका इतिहास आपातकाल का भी इतिहास है, जहां लोकतांत्रिक जो हमारे यहाँ की। राजीव सर, मैं आपके पास आता हूं वापस। हमारे साथ में धनंजय शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ में ही प्रदीप सिन्हा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले धनंजय शर्मा जी के पास आ जाता हूं, जो कांग्रेस से प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात कि आज आपका घोषणा पत्र आ गया है चुनावी समर 2019 लोकसभा चुनाव के लिए। क्या आपको ऐसा नया लगा इस घोषणा पत्र में? देखिए, एक तो घोषणा पत्र में बिल्कुल नया, बिल्कुल नए अंदाज में कांग्रेस पार्टी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भविष्य के प्रधानमंत्री, इस चुनाव के बाद होने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के अगले 5 सालों का और उसके आगे का हिंदुस्तान कैसा बनेगा, उसका संकल्प है। चलिए, ये हम मान लेते हैं। इस मायने में यह नया है कि अभी से पहले कभी भी किसानों को फोकस करके बड़ा काम नहीं हुआ। किसानों के लिए बिल्कुल अलग बजट करने का प्रावधान संकल्प पत्र में आया है। अलग बजट करने का जैसे ही प्रावधान है, यह प्रावधान हिंदुस्तान की गांव की संरचना को मजबूत करने में काफी सहायक होगा, क्योंकि देश की अभी भी सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर लगातार पिछड़ता चला जा रहा था। तो एक बात यह है कि पिछड़ते हुए कृषि को अग्रिम पंक्ति में इस देश के अंदर कैसे खड़ा किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुख्य सवाल है जो कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। चलिए धनंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ और एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। जी जी, बताइए। कि देश के अंदर जो वैकेंसी है केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का, इस संकल्प के साथ 2019 में कांग्रेस पार्टी का संकल्प लिया गया कि हमको माने बहुमत आप देते हैं, ताकत देते हैं, तो नौकरियों का एकदम डेट लाइन के साथ हम प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, और जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनका उम्र पार करने के मुहाने पर हैं, उनको मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा, और बार बार अवसर मिलेगा। एक अवसर में अगर पिछड़ते हैं, लगातार दूसरा अवसर उनके सामने आएगा। तो देश की जहां ग्रामीण इलाकों की संरचना को नए सिरे से ताकतवर बनाने का संकल्प है कांग्रेस पार्टी का 2019 में। चलिए, बेरोजगार नौजवानों के सपने को, उनको रोजगार अवसर प्रदान करने का संकल्प है इस घोषणा पत्र में। तीसरा, देश के अंदर में जो पिछले दिनों लगातार 5 सालों में जो स्वायत्त संस्थाएं थी, सीबीआई, आरबीआई, सीआईसी, इन तमाम संस्थाओं को जिस तरीके से पंगु बनाया गया था,
इसको नए सिरे से पुनर्बहाली करने की और इनको ताकत प्रदान करने का, जो डेमोक्रेसी को चलाने में, संचालित करने में इनका एक अहम योगदान होता था, देश की इकोनॉमी को चलाने में इनका एक अहम योगदान होता था, इसका भी एक संकल्प है इस सूचना पत्र में। तो मैं आता हूं सर, मैं वापिस आता हूं सर। धनंजय जी का जो नेता है, धनंजय जी, भविष्य के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो एक कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। धनंजय जी, मैं आप तक आता हूं वापस। प्रदीप सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रदीप जी, अभी आप सुन रहे थे धनंजय जी को, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि एक संकल्प पत्र है, आने वाले 5 साल का जो संकल्प पत्र है, जिसमें कहीं ना कहीं देश के बारे में वो सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, किसानों के बारे में अगर कांग्रेस पार्टी ने सोचा होता तो आज जो इतना रोना रो रहे हैं कि किसानों की हालत दयनीय है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की कमीशन की रिपोर्ट को इन लोगों ने कितने वर्षों तक दबा कर रखा, ये खुद बताएंगे। मैंने तो कम से कम हमारी सरकार ने इतना जरूर किया कि एमएसपी प्लस 50% उनको दिया गया है। स्वामीनाथन जी ने स्वयं इस चीज को सराहा कि हमने जो परिकल्पना की थी अपने रिपोर्ट में, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। और आगे भी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का बार बार दोहराना है कि हम 2022 तक कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी। हाँ, तो ये लोग भी, प्रदीप जी, ये लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो दावा किया था कि 10 दिन के अंदर में कर्ज माफी का, वो हमने पूरा किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चुनावी वर्ष है और इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस चुनावी वर्ष में हमको क्या क्या करना है, नहीं तो देश की सत्ता इनके हाथों में 50 वर्षों तक रही। तो 50 वर्षों तक जो देश को खोखलापन इन्होंने दिया, चाहे युवाओं के रोजगार का मसला हो, किसानों की बदहाली का मसला हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत अगर पिछड़ा हुआ है, तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, तो क्या 5 वर्षों में ही स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ये हम पर आरोप लगा रहे हैं? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने संबोधनों में कहा है कि हम पूरा वादा कर नहीं पाए, लेकिन बाकी जो बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो उन्होंने अपना कमिटमेंट शो किया है कि हमने जो वायदे 2014 में देश की जनता से किए, वादा किया था हमने, उसमें से अधिकांश हमने पूरा करने की कोशिश की, और जो बच गए हैं उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए, जो संस्थाओं को कमजोर करने की बात करते हैं, तो 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई इस देश में, बेगुनाह नेताओं को जेल में किसने डाला, कमिटेड जुडिशरी की बात किसने की, इस तरह से न जाने कितनी संस्थाओं को इन्होंने अपने जेब में रखने की कोशिश की। आपको, मैं समझता हूँ मीडिया से जुड़े बंधु हैं आपको स्वयं पता होगा कि 1975 में मीडिया को किस तरह से इन्होंने घुटने पर ला दिया था, और देश के बड़े मीडिया जगत के एक चीज और लिखी है मैनिफेस्टो में कि हम सिर्फ कर्ज माफी करके जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, उचित मूल्य, कृषि में कम लागत और बैंक से ऋण सुविधा के द्वारा किसान को कर्ज मुक्ति भी देंगे। ये चीज भी इनके मैनिफेस्टो में लिखी है। क्या ये एजेंडा इन पिछले 5 सालों में आपकी तरफ से नहीं आया? हेलो। हाँ सर। हेलो जी प्रदीप जी, आवाज नहीं आ रही थी। प्रदीप जी जी, आ रही आवाज मेरी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा है, धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, इन्होंने ये लिखा है अपने घोषणा पत्र में कि हम कर्ज माफी करके अपनी जिम्मेदारी नहीं से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, हम उचित मूल्य भी देंगे, कृषि में कम लागत भी कराएंगे, बैंकों से ऋण की कर्ज मुक्ति भी देंगे। ये सारी चीजें जो इन्होंने लिखी है, क्या इन पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ है? देखिए, इन्होंने अपने हाथ में आए मौकों को कई अवसरों पर गवाया। ये बार बार कहते हैं कि देश की जनता ने हमको बार बार चुना। ठीक है, देश की जनता ने आप पर विश्वास किया, लेकिन उसका प्रतिफल इस देश की जनता को क्या मिला? किसान को अगर ये कहते हैं कि हम सशक्त करेंगे, उचित मूल्य देंगे, तो इनको किसने रोका था? अभी तक करना चाहिए था। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि हम उससे बेहतर करेंगे। चूंकि ये भली भांति जानते हैं कि 2019 में हम आने नहीं जा रहा, इसलिए बड़े बड़े वादे करो और लोगों को बरगलाने की कोशिश करो। तो मैं समझता हूं कि जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है, चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है जनता जानती है। तो ये कितना भी टेप रिकॉर्डर बजाते रहें, जनता इनकी बातों में ना आएगी, ना इनको वोट करने जा रही है। चलिए धनंजय जी,
कमीशन का जो रिपोर्ट, धनंजय जी दूसरी जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल आपकी आवाज। हाँ हाँ, आपने सुना प्रदीप जी को क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये सब कहीं ना कहीं हमको फॉलो किया जा रहा है। जैसे प्रदीप जी के पास कहने के लिए चुनाव के मौके पर कुछ है नहीं। इन्होंने देश को अपने तानाशाही मिजाज की वजहों से, देश के प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया, गांव में गरीबी को बढ़ाया, देश की इकोनॉमी को तहस नहस कर डाला। प्लानिंग कमीशन की जगह इन्होंने नीति आयोग बनाया, नीति आयोग का स्ट्रेंथ छोटा कर दिया। अनगिनत ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को से मुंह चुराने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मुंह चुराते चल रहे हैं कि देश के नौजवानों के सामने हम कोई मुंह नहीं चुरा रहा। मुंह चुराने की नौबत आपकी आई है। प्रदीप सिन्हा जी आप पूरी बात सुन लीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, आप एक प्रश्न उठाए थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया था तो आपके ही उस समय के महरूम प्रधानमंत्री जी, समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी और वित्त मंत्री अरुण शौरी जी, इन तमाम लोगों ने कहा कि ये हमारे एजेंडे को कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया। आपको अगर याद होगा तो आप चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुराने इनके रिकॉर्डर बजा करके सुना दीजिए कि इनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने क्या कहा था उस बजट के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के संदर्भ में। आज उसके जब रिपरकशन सामने आए, गांवों की जो संरचना कमजोर हुई, यूपीए 1 और यूपीए 2 में गरीबों के लिए नरेगा जैसी योजना ला करके आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, गांव को सबल बनाने का, गांव की जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी, उस समय यूपीए के चेयरपर्सन थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इन लोगों ने बढ़ाया गांव की कैपेसिटी को बढ़ाया। धनंजय जी आप सुन लीजिए। हाँ। उसमें कृषि के ऊपर और जितना फोकस होना चाहिए था उतना फोकस नहीं हो पाया था। स्वामीनाथन आयोग की जो पूरी रिपोर्ट थी जी 2015-16 होते होते उसको कंप्लीट अवस्था में आना था। देश की जनता ने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री झूठे सपने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया वो तो हमने बता दिया, आपने क्यों नहीं किया ये बताइए। अरे कितने वर्षों तक आपने स्वामीनाथन आयोग का उसकी रिपोर्ट को दबा कर रखा, ये बताइए देश की जनता को। आप ये बताइए ना कि आज जब इस मुहाने पर हम खड़े हैं और जब मैं कह रहा हूं कि 3 राज्यों में जनता ने अगर हमको मैंडेट दिया, हमने तय सीमा के अंदर किसानों की कर्ज माफी किया, हमें आगे हिंदुस्तान के अंदर में कृषि बजट लाने का हम 2019 में अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में शामिल हमने किया है। हम हिंदुस्तान के अंदर आएंगे, स्वामीनाथन आयोग की न केवल अनुशंसाएं लागू होंगी। चलिए धनंजय जी, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी एक सेकंड, ग्रामीण संरचना को हम धनंजय जी सबल बनाने का काम करेंगे। एक सेकंड सुन लीजिए। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड के हैं, वो जुड़े हुए हैं। एक वास्तविक स्थिति तक ले चलता हूं उत्तराखंड आपको। गौरव गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अतुल। हाँ, ये दोनों चीजें आपने दोनों तरफ से सुना, दोनों पक्षों को सुन रहे थे अभी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, बहुत सारे वायदों के साथ घोषणा पत्र जारी किया है। अभी इससे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे ये घोषणा पत्र है जरूर, परंतु इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या ये कैबिनेट में कहीं पे ये बिल पास होंगे, जो बिल इन लोगों को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको उत्तराखंड की धरती से, कल भी जब हमारी बात हो रही थी कि वो जो अंचल, ये घोषणा पत्र, जब हम वाकई में जमीनी हकीकत पे जाते हैं तब ये घोषणा पत्र कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। इन घोषणा पत्रों पे बात करें तो ये सारे बेमानी है। क्या लगता है आपको? देखिए अतुल, सबसे पहले मूल बात घोषणा पत्र की समझनी होगी। चाहे वो भाजपा का घोषणा पत्र हो, कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, केंद्र की सरकारों का घोषणा पत्र हो या फिर राज्य की सरकारों का घोषणा पत्र हो, सही मायने में धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर पाता है। तमाम चीजें अगर हम देश के लिहाज से कहें तो कुछ बिंदु पर चीजें काम हो पाती हैं, कुछ पर तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से अड़चने होती रहती हैं।
दूसरी बात, अगर आज का जो प्रसंग है राहुल गांधी का घोषणा पत्र और उनकी विजन कार्ड की बात हो रही है, अतुल यहाँ समझना होगा कि पिछले 2-3 महीने में राहुल गांधी का गजब का कॉन्फिडेंस है। जिन चीजों को बिंदु बार वो मुद्दा बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं 3 राज्यों में जनता ने ना सिर्फ समझा, सराहा और कांग्रेस की सरकार ला दी। मौजूदा समय में अगर आज घोषणा पत्र अगर आप देखें तो ये भाजपा के इर्द गिर्द ही घूमने वाला घोषणा पत्र है। अगर इन्होंने नौकरियों की बात करी तो भाजपा ने भी 2014 में नौकरियों की बात की थी। हालांकि आज भी ये सवाल कांग्रेस लगातार 5 साल पूछती रही कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। कर्ज माफी की बात करी गई, सीधे केस न करने की बात की गई और इसके अलावा तमाम चीजों पर राहुल गांधी का आज कॉन्फिडेंस देखने लायक था। आज उन्होंने न सिर्फ घोषणा पत्र के बाद सिलसिलेवार तरीके से सभी पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया। गौरव, एक चीज बताइए मुझे, किसी भी पार्टी, किसी भी जनता, किसी भी दल, जो राजनीतिक दल है, वो जनता के इन्हीं मुद्दों पे बात करता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, इन्हीं सब मुद्दों के साथ। क्योंकि हर बार जब भी कोई घोषणा पत्र आते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे ये 5 साल के जितने भी चुनाव हैं, जब भी होते हैं तब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। कुछ नया कुछ नहीं होता है, हर बार केवल शब्दों का हेर फेर होता है और नए घोषणा पत्र तैयार हो जाते हैं, पर जमीनी हकीकत पे तो कुछ चीजें दिखती नहीं ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं अतुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी सरकार पिछले 5 साल में जो अपना विजन कार्ड रख रही है, हो सकता है आने वाले समय में समाज कल्याण मंत्रालय ही ना हो। क्योंकि जिस तरीके से शौचालयों की बात हो गई, तरक्की की बात हो गई, विकास की बात हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करने को नहीं बचा है और यही कारण है कि कांग्रेस उनको मुद्दा बना रही है। मौजूदा समय में अगर बात करें, आज भी मेरी कई केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई इस घोषणा पत्र आने के बाद। उन्होंने इस घोषणा पत्र को अजीब तरीके की घोषणा ही बताया है और कहा है, और हकीकत में सब लोग ये जानते हैं कि अभी बड़ा सवाल ये है कि इस घोषणा पत्र को कितना गंभीरता से लिया जाए। महागठबंधन के साथ अलग चीजें हैं, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है, सरकार में बनाने की स्थिति क्या होगी, और यही कारण है कि इस कमजोर पहलू को भाजपा मजबूत तरीके से उठा रही है अतुल। और उनका कहना है कि जनता के लिए चलो ये विजनरी कार्ड या घोषणा पत्र लोक लुभावना साबित तो हो सकता है, मगर इसका कितना भरोसा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी या फिर राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये भी बड़ा सवाल है अतुल। चलिए, हमारे बीच में प्रदीप सिन्हा जी, बीजेपी से प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे, गौरव गुप्ता जिस तरीके से बता रहे थे कि घोषणा पत्र अपनी जगह पे है, ये घोषणा पत्र केवल वो कागजी दुकान है, मैं एक फिर वर्ड काम में ले रहा हूँ, वो कागजी दुकान है जहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की बात होती है। आपको क्या लगता है कि वाकई में इन घोषणा पत्र को लागू करने के बाद जमीनी हकीकत तक ये सारी चीजें हो पाती? देखिए, गौरव जी ने एक महत्वपूर्ण बात अपने ब्रीफिंग में रखी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र को कौन कितनी गंभीरता से ले रहा है, इस पर प्रश्न खड़े किए जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अपने महागठबंधन जो तथाकथित है उसके बीच उसकी स्थिति कैसी है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है गठबंधन दलों के बीच में। उत्तर प्रदेश में कोई इनको पूछ नहीं रहा है, बंगाल में ममता दीदी ने खारिज कर दिया, केरल गए तो केरल में क्या स्थिति आपको पता है। तो मिलाकर कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ती है और कितने सीट लाने की स्थिति में है। चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो वादे जितने करना है देश की जनता से, चुनाव का वक्त है, वादे करो, वोट झूठ बोलकर लेने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक प्रश्न है तो मैं आपको कहूं कि ये जो घोषणा पत्र पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो एकांगी चर्चा सिर्फ बेरोजगारी, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र पर चर्चा करने से बहस पूरी नहीं मानी जा सकती। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, देश का ध्यान आकृष्ट किया है। सेडिशन लॉ को हम खत्म करेंगे, इसके अलावा अफस्पा जो कानून है नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में, उसका हम रिव्यू करेंगे। बताइए कि देश की सुरक्षा तंत्र को कमजोर करने की पहल है ये। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये बोले ना, धारा 370 वाले मसले में इन्होंने अपने उसमें लिखा है घोषणा पत्र में कि यथावत और ये सारी बातें 370 पे तो वो नहीं बोल रहे कि नहीं है, हम खत्म नहीं करेंगे। बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि भाई 370 पर हमारा स्टैंड क्या है वो देश और दुनिया जानती है। अब जहां तक प्रश्न है कि ये जो इन्होंने कहा है कि अफस्पा कानून को हम रिव्यू करेंगे और सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे, कश्मीर में डिप्लॉयमेंट जो है फोर्सेस की उसको हम रिव्यू करेंगे। आप बताएं कि ये आखिर किसको मदद करना चाहते हैं। देश इस मुहाने पर इन्होंने लिखा है ना कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया
और इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जाएगी और न ही ऐसा कुछ प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये भी स्पष्ट कर रही थी कि 35A में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था वो चुपके से क्यों सस्पेंड कर दिया गया, उस पर तो कोई संविधान की मुहर नहीं लगी है। और 35A के माध्यम से जिस तरह से बाकी लोगों को वहां के हक से वंचित किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ 90s में, उस पर कांग्रेस पार्टी एक शब्द भी नहीं बोलती। धनंजय जी हद तक जाने को तैयार है। धनंजय जी, जो बात चली है कश्मीर मुद्दे पर, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, असल बीजेपी और संघ से जुड़े जितने लोग होते हैं, तो वास्तविक एजेंडे पर जिस पर डिस्कशन हो रहा होता है, कश्मीरी पंडित बीजेपी और संघ से जुड़े हुए नहीं है। करके कश्मीरी पंडित जो है इस देश के नागरिक है, उनके बारे बताइए, उनके बारे में आपकी पॉलिसी क्या है? सबको बीजेपी और संघ से जोड़ दिया। कोई प्रश्न अगर खड़ा करे कि हिंदुओं की स्थिति क्यों ऐसी है, तो बीजेपी और संघ से जोड़ दिया। पर आज घोषणा पूछ रहा हूँ ना कि कश्मीरी पंडितों के बारे में आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, बताइए। इनके कमेंट्स को के लिए आपने हम लोगों को परिचर्चा में बुलाया है जी। आप पूरे एजेंडा से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी शिफ्ट कर रहे हैं। 5 साल वर्षों में 5 साल का इनका शासन काल रहा जी। 5 छोड़े 50 साल का हिसाब बता दीजिए आप देश की जनता। सुनिए, मैं 5 साल में 56 इंच के सीना, देश की चौकीदारी, गरीबी की बात करते हैं और जेल पर घूमते हैं माँ बेटे, गरीबी की बात करते हैं। लेकिन सवाल है कि चौकीदार ही जब चोर निकल गया, तो आज देश की जनता के हाथ ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। तो मैं केवल इतना सा जा रहा हूँ, नहीं है घोषणा पत्र के सवाल पर राहुल गांधी जी देश की जनता जानती है, माँ बेटे बेल पर है, जीजाजी बेल पर है, मंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के ग्रामीण जो संरचना है, उन संरचना को आर्थिक तौर पर कैसे सबल बनाया जाए और किसानों को सबल बनाए बगैर गांवों की संरचना को सबल नहीं बनाया जा सकता है। इस पर उन्होंने जो संकल्प पत्र सामने लाया है, घोषणा पत्र सामने लाया है, विजन उनका सामने जो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक तरह से ये वज्रपात की तरह टूटा है कि कैसे देश के 20% आबादी को मिनिमम 72,000 रुपए साल की आमदनी की गारंटी कर दिया गया। किसान जो संकट में थे उनको कैसे सबल बनाने के लिए अलग कृषि बजट और खंड 1, 2, 3, 5, 4, 5 करके लाया गया है। तो एक समृद्ध हिंदुस्तान बनाने के बारे में आने वाले देश के भविष्य के प्रधानमंत्री चलिए धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजीव जी, आपने अभी ये पूरी चर्चा सुनी और इस चर्चा के बीच में से बहुत सारे बिंदु ऐसे निकल आए हैं जहां कहीं ना कहीं हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये राजनीतिक दल वाकई में इस देश के जनता के बारे में सोच रहे हैं या केवल अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं? मैं तो दोनों साथियों की बड़ी गंभीरता से सुन रहा था तो मुझे लगा कि दोनों ही दल देश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। एक है तो वो चौकीदार की बात कर रहे हैं और एक है तो वो माँ बेटे और जीजाजी की बात कर रहे हैं। क्या इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का स्तर इतना नीचे चला गया कि आप जब घोषणा पत्र जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं तो आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जी। एक दूसरा, दोनों पार्टी अपने अपने इतिहास को जरा तलाश लें और जरा जब अपने इतिहास को तलाश सर आप जिस बात पे बात कर रहे हैं कि ये लोग इस स्तर पर आ गए हैं, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं ना सर, विकास के मुद्दे हैं नहीं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाकर इस समय को ये व्यतीत करना चाहते हैं और इस चुनाव में कहीं ना कहीं लड़ना चाहते हैं, चुनाव को लड़ना चाहते हैं। मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूँ अतुल जी कि पिछले 5 साल में और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, एक चीज जरूर हुई है, इस देश का डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक करेक्टर इसके पहले कभी इतना खतरे में नहीं था।
इंदिरा गांधी ने इसको खतरे में डाला था तो आपातकाल लगा करके डाला था, लेकिन अघोषित आपातकाल, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे इमरजेंसी में कितने लोग गिरफ्तार हुए, इमरजेंसी लगा करके गिरफ्तारी हुई। आपके यहाँ पर तो इसको आप गिरफ्तार करना चाहते हो, उसके ऊपर सिटेशन का चार्ज लगा देते हो। आप तो किसी को भी चाहते हैं देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं। मेरा तो ये उम्मीद थी कि कांग्रेस अगर अपने घोषणा पत्र को लाएगी तो उस घोषणा पत्र में ये कहेगी कि हम इस देश के डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक कैरेक्टर को स्थापित करने की फिर से पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ताकि साझा सांस्कृतिक विरासत हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा हो सके। एक बिंदु जो मुझे नहीं मिला, मैं भी अभी देख रहा था, उसके ऊपर एक क्लियर कट किसी तरह का कोई नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। चलिए राजीव सर, आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं यहाँ पे दिनेश शुक्ल हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हैं। दिनेश, जिस तरीके से आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, एक शब्दों का शस्त्र आ गया है जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को लुभाने के लिए, फिर वही वायदे, फिर वही बातें, फिर वही सारी बातें, वही घिसा पिटा राग और वही सारे शब्दों का उलटफेर, क्या कहना चाहते? अगर ये देखिए, जो घोषणा पत्र आज जारी किया कांग्रेस ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उनका घोषणा पत्र जब हम शुरू में खोलते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है हम निभाएंगे, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वचन पत्र जो है जन आवाज घोषणा पत्र उन्होंने नाम दिया इसका, जन आवाज, जनता की आवाज। पंजा यानी पंजे के सिंबल पर जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है, 5 प्रमुख चीजें उन्होंने ली हैं। उन्होंने किसानों को लिया है, उन्होंने गरीब तबके को लिया है, उन्होंने बेरोजगारों को, युवाओं को लिया है, उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको लिया है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को देखा है। तो इस तरह हम देखें कि कई प्रमुख बिंदु, करीब 52 बिंदु हैं उनके घोषणा पत्र में। 55 पेज का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने ये बातें ये है कि चुनाव में आ रहे हैं आपके साथ, और ये घोषणा अगर हमें जनता उत्तर देती है, देश का शासन हाथ में देती है, तो वह इन घोषणाओं को, घोषणाएं हैं वो तुमने साबित नहीं होंगे। भोपाली में मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, राजधानी भोपाल में रहता हूँ, तो यहाँ एक शब्द है बतौलेबाजी। तो अभी जो 5 साल तक हुई बतौलेबाजी हुई है, का कहना था, तो उन्होंने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे, बतौलेबाजी नहीं करेंगे। तो है जो हमने अपने घोषणा पत्र से दिया है, उन वादों को हम पूरा करेंगे। हमने NRI जो है, देश से बाहर लोग बैठे हैं, उनसे राय मांगी थी, हमने युवाओं से राय मांगी है, हमने अल्पसंख्यकों से, दलितों से, डॉक्टर से, जो अलग अलग तरह के प्रोफेशनल लोग हैं, उनसे राय लेकर ये घोषणा पत्र बनाया है। तो कुल मिलाकर जब यहाँ देश में इस तरह की बात हो रही हो, चौकीदार की बात हो रही हो, चाय वाले की बात हो रही हो, मुद्दों से भटकाने की बात हो रही हो, वहाँ कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कहीं ना कहीं जनता को एक नई दिशा की तरफ ले जाने वाला है। 72,000 की घोषणा तो पहले ही राहुल गांधी जो है कर चुके थे, और उन्होंने, उनका ये कहना है कि हम 72,000 देंगे, क्योंकि हमने अर्थशास्त्रियों से राय ली है, और उस दिनेश एक चीज ये बताओ, जिस तरीके से आपने कहा ये बतौलेबाजी वाली बात कर रहे थे, और जिस तरीके से आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया है आज, गौरव गुप्ता से हमारी बात हो रही थी अभी यूपी से, उत्तराखंड से, तब वो यही कह रहे थे कि ये सारे घोषणा पत्र एक दूसरे पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मतलब बीजेपी का कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कांग्रेस का बीजेपी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बातें वही होती है हर 5 सालों में, वही रोजगार की बातें, वही बेरोजगारी की बातें, वही स्वास्थ्य की बातें, वही महिला सुरक्षा की बातें, वही कृषि की बातें, वही कहीं ना कहीं जीएसटी को लेके, इस बार जीएसटी का मुद्दा है, नहीं तो टैक्सेशन पॉलिसी की बातें, वो बैंक और औद्योगिकरण की बातें। नया क्या, देश की समरसता के लिए क्या बात होती है? कहीं बात नहीं होती देश की समरसता को लेकर। चलिए, दिनेश जी से हमारा तकनीकी कारण से संबंध कहीं टूट गया है। मैं राजीव जी के पास आ जाता हूं। राजीव सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अभी कि देश की समरसता की बात नहीं है, देश के बारे में सोचने की बात नहीं है, अब बात इतनी सी है कि क्या आज भी देश में महिला सुरक्षा के लिए कानून बनने हुए हैं, उनके लिए भी घोषणा पत्र बनाया जाए इस देश में आज के 70-72 साल के बाद भी? ये मुद्दे वही है ना सर, कोई भी सरकार, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने इन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाई, और ये सब फॉल्स प्रॉमिसेस बन करके रह गए, बल्कि नए नए मुद्दे आ गए, और उन नए मुद्दों के चलते हुए ना
हम इन सारे पुराने मुद्दों को भी साथ ले आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं, इंक्लूजन हुआ राइट टू प्राइवेसी का, और पिछले 5 साल में राइट टू प्राइवेसी का वो इंक्लूजन हम खुद देख रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी के इस इंक्लूजन के विषय में कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कह रहा? नहीं कहा ना उन्होंने। ट्राइबल लैंड का जो एक्ट है, उस लैंड की एक्ट की वजह से जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस तरह से उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा, उनकी इंडिजिनस कल्चर को बुरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, आप ट्राइब्स के पक्ष में कहां पर खड़े हुए हैं? आप खेतिहर मजदूर के पक्ष में कहां पर खड़े हुए हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के वो कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार आपको प्रति वर्ष देंगे, आपके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना नीचे चला गया। आप ये बताइए तो सही कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास में सोर्सेज कहाँ हैं? किस तरह के स्रोतों के माध्यम से आप लाएंगे? सेक्युलरिज्म पर जो अटैक हुए हैं, उन अटैक को आप कैसे रोकेंगे? एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, उनको आप किस तरह से रोकेंगे? कैसे करेंगे आप उस क्रिटिकल थिंकिंग को रीएस्टेब्लिश? कांग्रेस के पास में इस तरह का कोई राजीव सर हमारे साथ तूरत जेदी जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं तूरत जेदी, हम उन तक आ जाते हैं। जेदी जी, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, आपने भी देखा होगा, और क्या ऐसा नया लगा आपको? अब मैं आपसे बहुत अलग सा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा नया लगा कि वाकई में इस बार उन्होंने कुछ नए तरीके से इस घोषणा पत्र को पिरोया है, या इस घोषणा पत्र को लोगों तक लेके गए? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो झूठ का पुलिंदा है। कैसे? मुंगेरी लाल को हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, 72,000 रुपए प्रतिवर्ष आय घोषणा कर रहे हैं। क्या पैमाना है, और इनके पास ये बजट कहां से लाएंगे? जनता को दिग्भ्रमित करने वाला जो घोषणा पत्र दे रहे हैं, इनकी सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में जब ये होते हैं तो हिंदूवाद का चोला ओढ़ लेते हैं, केरल में जाते हैं तो क्रॉस लटका लेते हैं। देखिए जेदी साहब एक बात मुझे बताइए, और आप इनके घोषणा पत्र का अध्ययन करिए, जो इनका घोषणा पत्र है वो सिर्फ झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं है। देखिए जेदी साहब एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये यूपी में हिंदू कार्ड की बात कर लेते हैं, वहाँ पर क्रॉस पहन लेते हैं, या बाकी चीज़ें जो रोजगार की बात कर रहे हैं, या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, 2014 में जब आए थे आप लोग भी, तब आप लोगों की तरफ से भी इसी तरह की घोषणाएं की थी हिंदुत्व के नाम पे। तो इस पिछले 5 सालों में 2014 में मान्यवर सुनिए, हमने घोषणा की थी भयमुक्त समाज की, अपराध मुक्त समाज की, आतंकवाद मुक्त देश की। हमें सांसद में बैठा हुआ आंख मारने वाला भांड नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान में घुस के सीने पे गोली मारने वाला वीर सैनिक चाहिए। जो स्वतंत्रता सेना को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, वो कांग्रेस ने कभी नहीं दी थी। आज हमारा सर जो है वो गर्व से ऊपर है कि हमने अपने वीर सैनिकों की गति जो हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी, उसका बदला लिया था। हमारी जो भी घोषणाएं थी, जो रोजगार की थी तो हमने रोजगार दिए, हमने सड़कें दी, हमने गांव गांव में बिजली पहुंचाई, हमने घर घर में रसोई पहुंचाई, हमने महिलाओं की उनकी रक्षा की, उनकी इज्जत की परवाह की, गांव गांव में घर घर में शौचालय बनवाए। क्या आप ये दावा करते हैं कि इस देश की जनता को आपने भयमुक्त, आतंकवाद मुक्त भी और भय मुक्त भी समाज दिया है? ये सर, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हो रहा है। आप 5 सालों में अध्ययन कर लीजिए, कहीं कोई धार्मिक उन्माद नहीं, कोई झगड़े सर, मॉब लिंचिंग पे बात करेंगे, गाय पे बात करेंगे, मॉब लिंचिंग पे बात करेंगे। गाय तो हमारी आस्था का प्रतीक है, हम आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन देश को हमने प्रगति पे पहुंचाया। हम जमीन पे पाकिस्तान में घुस के वार कर सकते हैं और अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपसे और भी बात करूंगा। अरविंद चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों का घोषणा पत्र आ गया है लोकसभा 2019 के लिए, लोगों तक आपने बहुत सारी बातें पहुंचाई है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तुरत जैदी से, तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं झूठ का पुलंदा है पूरा का पूरा, और कहीं वो सारी धरातल पे बातें नहीं हैं जो बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस घोषणा पत्र में कुछ चीजें और जुड़नी चाहिए? देखिए, जहां तक कांग्रेस घोषणा पत्र की बात है, बड़ा
क्लियर है कि कांग्रेस ने पहले भी गरीबों के लिए और जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए काम की है, और उसका नरेगा, मनरेगा है, रोजगार गारंटी योजना है और अनेक सारी योजनाएं हैं। और इससे पहले भी उससे पहले बैंक का नेशनलाइजेशन है। जहां तक पाकिस्तान का बात है तो पाकिस्तान को 2 भाग में विभक्त करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन हम सैनिकों के स्वर्ग का राजनीतिकरण नहीं करते हैं, वो इसीलिए हम उस पर कोई बात कभी करेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा सिंपल सा चीज कहा है और वो इसमें कहा असंभव, उसने कहा जो पद वैकेंट है, जो कांग्रेस के समय में पद क्रिएट हुए थे और गैर कांग्रेसी के समय में वो वैकेंट हो गए हैं, उसको फिर से क्रिएट कर, उस पर फिर से हम देंगे। वो तो पद क्रिएट था ना, हम नया पद की तो बात कर भी नहीं रहे। हमने कहा कि 22 लाख पद जो है सो वैकेंट है, उसमें बेरोजगारों को वो सृजित पद है जिस पर कि बेरोजगारों की बहाली करेंगे और किसी भी सरकार को ये करनी चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल बात में विश्वास रखते हैं और जो 20% समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं तो उनको जो है सो 6,000 मासिक कम से कम उनके जीवन यापन के लिए जो है सो दिया जाएगा। और इससे पहले भी हम लोग किए, जैसे नरेगा के तहत रोजगार गारंटी। आपने एक बात कही, अब एक बार सिलसिलेवार हम बात करते रहते हैं। आप आए, आपसे हम जब बात कर ही रहे हैं तो सिलसिलेवार कर लेते हैं। आपने 72,000 की बात कही, 72,000, 20% वो गरीब तबका। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन तो लगाई होगी, शायद वो बिंदियां भी शायद पूरे कैलकुलेशन में वो गिनती नहीं आई होगी जितना पैसा आपको बांटना है। क्या, कहाँ से आएगा ये पैसा? कहाँ से आएगा? यह सरकार, जब कोई भी सरकार बनती है या कोई भी पॉलिसी बनता है तो उसके लिए पूरे तरीके से प्रिपरेशन करके, यही बात जब 3 राज्यों का चुनाव हो रहा था और किसानों की कर्ज माफी की बात हो रही थी तो यही बात जो है सो तीनों बीजेपी उस समय कहाँ से आएगा, लेकिन आया। ये जब हम मनरेगा लागू कर रहे थे तब भी यही बात कही जा रही थी कि कहाँ से आएगा ये पैसा। साहब मेरी बात सुनिए, घाटे का बजट चल रहा है, घाटे का बजट चल रहा है, कहाँ से लाएंगे? क्या वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे? आप जब इस तरह की बातें कोई भी दूसरी राजनीतिक दल करती है तो शायद वह संविधान के विचारों की अवहेलना करती है। हम कोई व्यापारिक संगठन नहीं है, हम लोकतांत्रिक, हम लोक जन कल्याणकारी समाज की बात करते हैं और तमाम तरह की कि जब लोक जन का तो लोगों का कल्याण होगा और जहां पर लोगों की कल्याण होगी, बहुत चीज घाटे में चल रही तो क्या सब चीज बंद हो रही है? तो हम उद्योगपतियों को ऋण देना बंद कर रहे हैं, क्या कोई काम करना बंद कर रहे हैं? ये चीज करना उन सब का जो होता है सोता। जब हम 47 में भारत आजाद हुई थी, आप लोगों को जानकारी होगा, भूखमरी ये इसका जो वजन है, 3 करोड़ लोग मर जाते थे। चौधरी साहब जो इसका वजन है ये कहीं ना कहीं आम जनता तक ही आना है ना। टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ाएंगे या सेना का बजट कम करेंगे या बाकी चीजें करेंगे कम, कहाँ से करेंगे? फंड को जनरेट करने का कोई तो, क्योंकि आपके पूरे घोषणा पत्र में इस तरीके से कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि अगर हम इस तरीके का करेंगे तो फंड यहां से जनरेट करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1947 से लेके अभी तक शासन में उसकी भागीदारी अधिकांश काल में रही है। बिल्कुल रही है, हम मान रहे हैं, इसको गलत क्या मान रहे? मैं आपको ये बताता हूँ, 47 में जब भारत आजाद हुआ था तो भूखमरी के कारण हर एक साल लगभग 3.5 करोड़ आदमी मर जाते थे। और तब यदि ये बात करते कि हम उन भूखमरियों के विकास की बात कहां से करेंगे तो शायद विकास ही नहीं हो पाता। तो ये विकास करते करते आज इस जगह पर पहुंचा। फिर वो सब ये जो कहां से करेंगे ये कहीं मैनिफेस्टो में देने का विषय नहीं होता। जब देश आजाद हुआ था तब की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में बहुत फर्क है। चौधरी साहब आप इसको भी तो देखिए, संसाधनों के साथ साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है। मैं दोनों पार्टियों से बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं बात कर रहा या इनसे नहीं बात कर रहा। रोजगार हमारे पास नहीं है, लोग कहीं ना कहीं, युवा कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस में फंसते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए। वो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, उसको घर पे रोटी ले जानी है। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? फालतू के बहस, फालतू के मुद्दे, चौकीदार पे बात होती है, बाकी मुद्दों पे बात होती है, परंतु देश की जनता जो कि भूखे नवालों के लिए तरस रही है, उनके लिए क्यों नहीं बात होती है? मैनिफेस्टो में तो चौकीदार पर बात नहीं, मैनिफेस्टो में जो बात आप कर रहे हैं उन्हीं पर बात हुई है कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, जो लोग उनको कैसे जो है जो छोटा छोटा रोजगार लगाएंगे उनके पेपर के
संसाधनों की कम 3 साल तक उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं किया जाएगा, जो रोजगार शुरू करेंगे। रोजगार की ही बात, जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उसी पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है और वही कांग्रेस पार्टी करते आई है। क्योंकि हम जब देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा का स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, विकास तभी होगा। तो जो चीज आप कह रहे हैं वही बात तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, इसमें कहाँ कोई दूसरी चीज कह रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, दूसरी और बात नहीं कह रहा मैं। चलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश घुमा लाता हूं। पवन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश से। पवन जी, जिस तरीके से आज घोषणा पत्र आया है और इस घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत अलग तरीके से भी कहीं प्रदर्शित की गई है। जीएसटी को लेके बात की गई है, भ्रष्टाचार को लेके बात की गई है, स्वास्थ्य को लेके बात की गई है, स्वास्थ्य में कुछ नए आयाम गढ़ने की बात की गई है। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की धरती पे आप हैं, उत्तर प्रदेश की धरातल पे जो आज भी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है, कई सालों से, इन पिछले 70-72 सालों से चीज़ें नहीं बदली है, अब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बदलने की कहीं कवायद की बात है सारी? पवन जी, पवन जी, चलिए पवन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं तुरंत जेदी जी के पास आ जाता हूं। तुरंत जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे चौधरी साहब, जिस तरीके से बात कर रहे थे हमारे से, क्या आपको लगता है कि वाकई में अब जो बहुत सारी चीज़ें हैं सामने, युवाओं की बात है, किसानों की बात है, बाकी स्वास्थ्य को लेके बात है, कहाँ आप इन सारी चीजों को लेके इस घोषणा पत्र को कह रहे हैं कि झूठ का पुलंदा? देखिए, सबसे पहली बात आपने कही नौजवानों की। नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि 56 इंच का सीना उन्हीं का है, वही चौकीदार हैं देश के। रही बात रोजगार की, उसके लिए नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। जो 50 साल का कांग्रेस का नासूर था, उस नासूर को समाप्त करने का जो प्रयास मोदी जी ने किया है, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में आए, जब मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं कहता हूँ आप आइए देखिए कि जो अभी कुंभ मेला हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने वहां पर जाके देखा कि हमने कितने ज्यादा विकास किए। आप पूरे उत्तर भारत में देखिए, पूरे भारतवर्ष में देखिए, नई नई सड़कें, गांव। आज कोई एक गांव बताइए जहां रोशनी ना हो, कोई एक घर बताइए जहां शौचालय ना हो। जो गैस सिलेंडर की लाइन लगाने के लिए हम लोग गैस सिलेंडर लेने की सुबह लगते थे, शाम को मिलता था या दूसरे दिन मिलता था, एक फोन कॉल पे अवेलेबल हो जा रहा है, वो मेरे घर पहुंच रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में अरहर की दाल 200 रुपए किलो थी, आज 70 रुपए किलो है। राशन नहीं, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, बेसिक चीज़ों पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहां पर अभी भी बहुत सारा कुछ छूटा हुआ है। मैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता तक आ जाता हूं, प्रोफेसर राजीव गुप्ता तक आ जाता हूं। राजीव सर, ये सारी बात जहां चल रही थी, इस बीच में आपको क्या लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, मुझे आज फिर जब मैं बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेके बात करें, महिला सुरक्षा को लेके बात करें, बच्चों की सुरक्षा की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे जीएसटी को लेके बात करें, चाहे किसी भी चीज़ पे बात करें, हम जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं उन सारी चीज़ों पे बात करें तो सब कुछ बेमानी सा लगता है। हाँ, नहीं, बेमानी इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों को क्रोनी कैपिटलिज्म ने जकड़ रखा है। याराना पूंजीवाद और कॉरपोरेट कैपिटलिज्म के ये दोनों दास बने हुए हैं और इन्होंने देश की आम जनता के सामने इतने संकट उत्पन्न किए हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे जितने भी साथी यहाँ बोल रहे हैं ना, उनसे जरा ये पूछे कि आपने कभी जाकर के गांव के अंदर उन आदिवासियों की जिंदगी ये तो जब भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नए आंकड़े पेश करते थे। कल आपने भी यही कहा था कि आंकड़े बनाए जा सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बहस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कहते हैं कि बात जहां पर कि जनता जिस तरीके से देख रही है, वादों को देख रही है, घोषणा पत्र को देख रही है, तो मैं जनता की तरफ से एक बात हमारे राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि मैं कतरा हूं मगर हस्ती पर अपनी नाज करता हूं। मैं कतरा हूं मगर हस्ती पर अपनी नाज करता हूं, बिना मेरे तो कोई समंदर नहीं हो सकता। तो आप अगर समंदर होना चाहते हैं तो
तो कहीं ना कहीं इस जनता पर नाज कीजिए, जनता के बारे में सोचिए। घोषणा पत्रों को जरूर कहीं ना कहीं देते रहिए, घोषणाएं करते रहिए, परंतु उनको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, उनको जनता तक पहुंचाइए भी। और जनता के आखिरी छोर तक अगर ये सुविधाएं जाने लगेगी तो आपको बाद में कभी घोषणा पत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों को इतने बड़े बड़े हुजूम के साथ रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।